Today our topic is very interesting and it's also one of the major topic when it comes to public international law, and that is regarding idea of nationality. That what is nationality, why is it important, and what are its modes, that how would you acquire a nationality and how can you lose it. So let us start. So first of all, how to define nationality. According to Oppenheim, nationality of an individual is the quality of being a subject of a certain state. This definition of Oppenheim, जिससे आपको ये समझ में आती है कि जब आप ये कहते हैं कि कोई शख्स नेशनल है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक सर्टन स्टेट से बिलोंग करता है. सो दैट इज़ बेसिकली एन आइडिया ऑफ बिलोंगिंग, कि आप हैं कहाँ से, कौन सा मुल्क आपको एक किस्म की आइडेंटिटी दे रहा है, एक शनाख्त दे रहा है आपको. सो दैट इज़ बेसिकली नेशनैलिटी. अब नेशनैलिटी को समटाइम्स वी एक्चुअली, एंड नॉट समटाइम्स बट in fact many times we use the word citizenship also, and we use them, हमने उनको सिनोनिमस हमने इसको समझा हुआ है, जो कि हालांकि इस किस्म की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ी डेप्थ में जाएंगे तो एंड वी विल स्टडी दैट थिंग आल्सो, दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप, बट वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. So in the end, it is the legal relationship through which rights and liabilities between person and state arises. It also links individual to international law. So let me tell you one thing. जिस तरह के हमने म्यूनसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ के रिलेशनशिप को हमने स्टडी किया था, तो उसमें हमने ये बात की थी कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो अब म्यूनसिपल लॉ के जो अपने सब्जेक्ट्स, यानी कि जो इंसान एक स्टेट के अंदर रहते हैं जिनका शायद डायरेक्ट तल्लुक जो है वो रिलेशनशिप इंटरनेशनल लॉ के साथ ना हो, बट स्टिल इंटरनेशनल लॉ somehow some way treat those individuals as its own subjects. So it means, but when will it treat, when, यानी कि जो क्वेश्चन है वो ये है कि कब इंटरनेशनल लॉ उनको अपना सब्जेक्ट ट्रीट करेगा, जब वो किसी के नेशनल होंगे. तो यानी कि ये आप समझें कि नेशनैलिटी की वजह से एक बॉन्ड जो इंटरनेशनल लॉ का एक इंडिविजुअल के साथ भी बनता है. इट मीन्स, if in the nutshell, that when you are going to define nationality is it, number one, कि ये इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट डायरेक्टली बनता है. इंटरनेशनल लॉ डायरेक्टली उस नेशनल को, किसी भी नेशनल को डील करता है. नंबर टू, नेशनैलिटी जो है वो एक ज़रिया है एक स्टेट का इंडिविजुअल के साथ, ताकि राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो एक स्टेट की, जो स्टेट है, स्टेट की क्या लाइबिलिटी है कि वो आपको प्रोटेक्ट करेगी, और इंसान और पर्सन की क्या लाइबिलिटी है कि वो स्टेट से वफादार रहेगी. तो ये नहीं कि इस तरह से राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ किस वक्त आएंगे, जिस वक्त वो नेशनल होगा. Nationality laws have been shaped by particular histories of state and state policies, and you need to understand one thing, that it is basically prerogative of each state to determine for itself that who he wants to grant nationality and who he doesn't want to grant nationality. It always depends upon the policies of the state. स्टेट की पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है कि उसने किसको नेशनलिटी देनी है, किसको नेशनलिटी नहीं देनी, उसके पास क्या लॉज है नेशनलिटी के. तो कहने का मकसद यहाँ पे ये कि इंटरनेशनल लॉ के साथ बेशक एक शख्स का रिलेशनशिप बनता है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ स्टेट्स को मजबूर नहीं कर सकता कि वो अपने लॉज को एक मखसूस तरीके से, यानी कि वो ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान के लॉ या अमेरिका के लॉ नेशनलिटी देने के एक जैसे हो. In simple words, international law has no direct command on every state, and it is the on each state. It is the prerogative of each state to have its own nationality laws. So, some of the legislation, लेकिन खैर इंटरनेशनल लॉ
जिसको हम अभी भी ये समझते हैं और हमने बार बार इसका तस्करा भी किया है कि वो एक डेवलपिंग फेज़ में है, तो कुछ लेजिस्लेशन इस बारे में हुई है जिसमें है कन्वेंशन ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नेशनलिटी लॉज है 1930 का, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1948 स्टेट्स दैट एवरीवन हैज़ अ राइट टू नेशनलिटी। देखिए हर शख्स का राइट है कि उसको नेशनलिटी दी जाए, यानी ये ऐसे अगर पाकिस्तान में पैदा हुआ है तो उसका राइट है कि वो नेशनल हो पाकिस्तान का, और उसके पेरेंट्स अगर पाकिस्तानी हैं और इस तरह से मतलब सारे, यानी ये ऐसे नहीं हो सकता कि कोई पाकिस्तान में पैदा हुआ वालदैन भी उसके पाकिस्तानी हैं तो उसको नेशनलिटी जो है वो ना दी जाए। मतलब ये क्योंकि इससे एक कहा जाता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, एवरी वन हैज़ अ राइट टू हैव राइट्स। हर शख्स का ये हक है कि वो हकूक़ रखे, तो नेशनलिटी की वजह से आपके पास हकूक़ आते हैं। कन्वेंशन ऑन द नेशनलिटी ऑफ मैरिड वुमेन है, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, और इसके अलावा भी और भी बहुत से हैं लेजिस्लेटिव जो प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन और भी कन्वेंशन हैं, लेकिन इनसे जो प्रिंसिपल्स निकल रहे हैं इन सारे, अगर आप लेजिस्लेशन जो हमने भी ये बात की है, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो ये हैं। नंबर 1, इंडिविजुअल राइट टू नेशनलिटी, कि भाई हर शख्स का ये राइट है कि वो जिस लैंड में पैदा होकर उसको नेशनलिटी मिले, ये तो पहली बात होगी। अवॉइडेंस ऑफ स्टेटलेसनेस एंड मल्टीपल नेशनलिटी को अवॉइड किया जाए, और स्टेटलेसनेस मीन्स कि वो लोग जिनके पास किसी मुल्क की नेशनलिटी ही नहीं होती, वो कब होता है, वो कैसे हो सकता है, वो हम आगे स्टेटलेसनेस के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात आपको सिर्फ बताना ज़रूरी है कि जितनी लेजिस्लेशन की भी हमने पीछे बात पढ़ी है, चाहे वो हेग का कन्वेंशन है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन है, इन सब के जनरल प्रिंसिपल्स ये हैं जो ये इस स्लाइड में आपको नज़र आ रहे हैं। यूनिटी ऑफ फैमिली, द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। देखें ये बहुत आसान है इस बात को समझना कि अगर हम में से किसी एक का कोई, जो हम नॉर्मल ज़िंदगी में भी देखते हैं, कोई शख्स जो है वो किसी दूसरे मुल्क में काम की गर्ज से गया है, किसी भी वजह से वो उधर गया और वहाँ पर रहाइश पजीर है, तो ये एक फितरतन ये एक इंटरनेशनल जो प्रिंसिपल है वो ये है कि वो अपने स्पाउस को बुला सकता है। अगर वो औरत है तो अपने हस्बैंड को बुला सकते हैं, अगर वो हस्बैंड, और वो अगर हस्बैंड है तो अपनी वाइफ को बुला सकता है। क्यों? क्योंकि यूनिटी ऑफ फैमिली इसको कायम रखना है। ये भी एक प्रिंसिपल है नेशनलिटी अवॉर्ड करने का। हम ये बातें पढ़ रहे हैं कि नेशनलिटी अवॉर्ड करने के प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए। प्रिंसिपल दैट एट्रीब्यूशन ऑफ नेशनलिटी टू अ पर्सन शुड बी बेस्ड ऑन जेन्युइन लिंक विद द स्टेट हुज नेशनलिटी इज रिक्वायर्ड। यानी कि अगर एक शख्स जो है वो किसी भी वजह से एक मुल्क में बहुत अरसे से रह रहा है, इंटीग्रेट हो गया वहाँ पे, तो ये उसका राइट बनता है कि उसको वहाँ पे नेशनलिटी दी जाए। अगर उस मुल्क का अगर उसका लॉ जो है वो रिक्वायर करता है। डेमोक्रेटिक इंक्लूजन ऑफ इमिग्रेंट्स, जो इमिग्रेंट्स हैं उनको आप अपने मुल्क में जगह दें। क्योंकि आपका मुल्क उनसे फ़ायदा ये उठा रहा है कि वो आपके मुल्क में काम कर रहे हैं, वो अपनी सलाहियतें वहाँ पे सर्फ कर रहे हैं, तो आपका भी ये काम बनता है एज अ कंट्री कि आप उनको एक इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी दें कि वो आपकी नेशनलिटी लें। प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड द रूल ऑफ लॉ इन मैटर ऑफ नेशनलिटी, बिल्कुल ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखना चाहिए। एंड म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी बिटवीन नेशनल पॉलिसीज़। अब कई दफ़ा जो है ना ये रेसिप्रोसिटी में भी चलता है कि हमारा कोई बंदा आपके मुल्क में आके इतना अच्छा रहेगा तो आप उसको नेशनलिटी देंगे, हम भी उसको इसी तरह नेशनलिटी देंगे, तो ये रेसिप्रोसिटी में भी चलता है। अच्छा, ये नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्विजिशन ऑफ नेशनलिटी। पहला है यूस सोली एंड यूस संगविनिस। ये है जी राइट ऑफ सॉइल, कि भाई बाय बर्थ अगर किसी बच्चे की किसी लैंड में बर्थ यानी किसी मुल्क में बर्थ है तो उसका राइट बन जाता है कि उसको वहाँ पे नेशनलिटी दी जाए। लेकिन बहरहाल ये बहुत कम ममालिक में ऐसे हैं जिनमें, बहरहाल उनमें US से एक मुल्क है जहाँ पे अभी भी अगर वहाँ पे कोई बच्चा पैदा होता है तो बेशक उसके माँ बाप इल्लीगल हों तो भी उसको नेशनलिटी दी जाती है। बच्चे को वहाँ की नेशनलिटी जाती है जिसकी वजह से उसके माँ बाप को भी मिल जाती है। यस संगिनिस मीन्स के फ्रॉम ब्लड, यानी फ्रॉम बोथ फादर एंड मदर साइड्स। अगर फादर की नेशनलिटी एक मुल्क की है या मदर की नेशनलिटी एक मुल्क की है तो उन दोनों में से किसी एक मुल्क की नेशनलिटी जो है वो बच्चा एक्वायर कर सकता है या बच्चे को दी जा सकती है। इससे पहले औरत के माँ से नेशनलिटी नहीं दी जाती थी, सिर्फ वालिद से नेशनलिटी दी जाती थी, लेकिन जो अब नहीं है। और जिस तरह के से मैंने एग्जांपल लग्जमबर्ग की दी है कि जिन्होंने 1986 में एक ये लॉ इंट्रोड्यूस किया था कि अगर पैटर्निटी
का इशू सॉल्व हो जाए तो वो माँ की नेशनलिटी की बेस से भी बच्चे को नेशनलिटी मिल जाती थी, वरना इससे पहले बाप की ही नेशनलिटी पे बच्चे को नेशनलिटी दी जाती थी कि अगर बाप नेशनल है तभी बच्चे को वो नेशनलिटी दी जाएगी जो बाप की नेशनलिटी है, माँ की नेशनलिटी नहीं दी जाती थी। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। अगर अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं या चिल्ड्रन बॉर्न थ्रू टेक्नोलॉजी का मीन्स के जो सरोगेट जो मदर्स होती हैं, जो इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो आपने कई दफ़ा इसको सुना होगा कि जब कुछ जो फीमेल्स हैं वो दे एक्चुअली लेंड देमसेल्व्स टू बी अ मदर, तो उस सूरत में जो बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि वो बच्चे तो फिर वो जिस जिस जो औरत उनको कैरी कर रही है वो तो उसके पास है, तो जो माँ है उसकी ओरिजिनल जो माँ है वो तो कहीं और की नेशनल है। तो ये इस सिचुएशन में भी जो सरोगेशन का जो प्रोसेस है जी, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। मैं आप इसमें जो टिप है वो है सरोगेट मदर्स का, कि सरोगेट मदर्स स्पेशली उनके इशू में क्या होगा, यानी उस केस में क्या होगा। और जब चिल्ड्रन दैट आर बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक, जहाँ पे दुनिया में कई ममालिक है जहाँ पे शादियों का जो तस्वर है वो उस तरह से इतना शायद उनके लिए आप कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव नहीं है, और द पीपल दे डू नॉट टेंड टू मैरी। तो वहाँ पे अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी नेशनलिटी का क्या होगा, यानी उनको बाप की उस पर मिलेगी, माँ की उस पर मिलेगी। और स्पेशली ये उस केस में जब माँ और बाप दोनों राज़ी ना हों, दोनों में डिवोर्स हो रही हो, फिर बच्चे को किसकी मिलेगी, नेशनलिटी मिलेगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इस तरह के, जिनको खैर स्टेट के जो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं उनके अपने लॉज हैं इस बारे में, बट दीज आर वेरी कॉमन क्वेश्चंस। सो इन द सेम सिचुएशन ये कि अगर माँ बाप की नेशनलिटी और है, बच्चा किसी थर्ड कंट्री में पैदा होता है, और उस वक्त अगेन वही वाली बात कि माँ और बाप में कोई ऐसी उनके दरमियान मामलात ऐसे हैं कि वो दे डू नॉट वांट टू लिव टुगेदर। पर नॉर्मली इस सूरत में जो छोटा बच्चा होता है उसको माँ की नेशनलिटी वाली ही नेशनलिटी दी जाती है। एफिनिटी नेचुरलाइजेशन, एफिनिटी का मतलब ये होता है कि जब आपका किसी मुल्क के साथ एक पुराना एक तल्लक हो। मिसाल के तौर पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत से जर्मन्स को सोवियत यूनियन ने कैदी कर लिया था, अपने मुल्क में ले आए थे, तो उधर उनकी अगली नस्लें भी पैदा हो गई थी। तो उस वक्त जर्मनी ने यह कहा था कि अगर अगली नस्लों में से कोई एक जो जर्मन ये साबित कर ले कि वो एक जर्मन की औलाद है, हालांकि वो कभी उस मुल्क में पैदा नहीं हुआ, उसका उस जर्मन लैंग्वेज से भी कोई तल्लक खास नहीं रहा, लेकिन उनको वो ये बाकायदा ऐसे हुआ था कि जर्मनी ने कहा था कि हम इनको अपने मुल्क में नेशनलिटी देंगे। तो ये है एफिनिटी बेस्ड नेशनलिटी, जो कि कल्चरल बेसिकली ज़्यादातर कल्चरल या ज़बान की बेस पे ज़्यादा होती है कि भाई ये हमारी ज़बान बोलते हैं ये वो। लेकिन याद रख लें कि नेशनलिटी का ताल्लुक रेस से नहीं है, नस्ल से उस तरह से गहरा ताल्लुक नहीं होता। तो लेकिन फिर भी एफिनिटी की बेस पे रेस को कंसीडर किया जाता है, लेकिन ब्रॉडली अब जो है वो कंसीडर उस तरह से नहीं किया जाता। नेचुरलाइजेशन इज़ द अदर प्रोसेस। अच्छा, नेचुरलाइजेशन मीन्स ये है कि आप एक फॉरेन स्टेट में रहते रहते मुख्तलिफ तरीक़ों से देखें, हर स्टेट के अंदर जैसे अब यूरोप की अगर मैं बात करूँ तो यूरोप में यूरोपीय ममालिक में मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर आप वहाँ पर नेचुरलाइजेशन के ज़रिए आप नेशनलिटी हासिल कर सकें, अगर आप वहाँ पर शादी कर लेते हैं, अगर आप वहाँ पे बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं, अगर आप वहाँ पे डोमिसाइल ले लेते हैं। डोमिसाइल का मतलब है कि अगर आप वहाँ पे परमानेंट रहना शुरू हो गए, आप वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल, किसी एक मुल्क में आप गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हो, आप समझ लें कि तैनात हो जाते हैं, आप हैबिचुअली वहाँ पे रह रहे हैं, बहुत अरसे से एक मुल्क में रह रहे हैं, आपने वहाँ की लैंग्वेज भी सीख लिया, आप वहाँ पे इंटीग्रेट हो गए वहाँ के माशरे में, आपने लैंग्वेज के जो देखें ना, जैसे जर्मनी हो गए, दूसरे मालिक हो गए, वो उनके पास लैंग्वेजेस के उनके प्रोग्राम्स हैं कि अगर आप उनकी लैंग्वेज का प्रोग्राम आप उनको वो लैंग्वेज आपको आती है, उनका टेस्ट आप पास करें, दे गिव यू नेशनलिटी फॉर दैट। बट फॉर श्योर उसमें जो नॉर्मल पीरियड वहाँ पर रहने का है वो 10 साल का है। यूरोप में तकरीबन पूरे यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ 10 साल का है। तो ये देखें ना, ये नेचुरलाइजेशन के मुख्तलिफ तरीके हैं।
अच्छा, इसमें आगे ये है कि 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स इंजॉय फैसिलिटेटेड एक्सेस टू नेचुरलाइजेशन इन मैनी कंट्रीज। रिफ्यूजीज एंड स्टेटलेस पर्सन्स, रिफ्यूजीज को, स्टेटलेस पर्सन्स को, जैसा कि फ़लस्तीन के लोग हो गए या कोई और इस तरह के जो वॉर टॉर्न कंट्री से भागे हुए, उनको नेशनलिटी के ज़्यादा चांसेस होते हैं देने के। स्पाउसेज एंड माइनर चिल्ड्रन ऑफ नेशनल्स एंड ऑफ इमिग्रेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर नेचुरलाइजेशन। स्पाउसेज का मतलब ये कि हस्बैंड एंड वाइफ, या हस्बैंड एंड वाइफ अगर ना भी हों, यानी कि ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड और वाइफ ही हों, अगर वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हों विदाउट वेडलॉक और वो रहते रहे हों, उनको भी बुलाया जा सकता है। और इसमें स्पाउस में जो है वो अपोजिट सेक्स का होना ज़रूरी नहीं है, सेम जेंडर भी हो सकता है। अब माइनर चिल्ड्रन ऑफ नेशनल्स जो है उसमें कई दफ़ा इस तरह होता है कि एक नेशनल हो गया या कोई दूसरा इमिग्रेंट है, उनके कोई बच्चे हैं तो उनके बच्चों को भी नेशनलिटी मिलने का चांस होता है। यानी कि नेशनलिटी तो बेसिकली आपको मिल रही है, लेकिन आपकी वजह से आपके स्पाउस को, आपके बच्चे को, उसको ऑटोमेटिकली जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। इमिग्रेंट्स विद हिस्टोरिकल टाइज, जिस तरह मैंने भी पहले बताया आपको, और एबिलिटी टू सपोर्ट वन सेल्फ एंड बेनिफिशियल टू कंट्री। याद रख लें कि मुख्तलिफ तरक्की याफ्ता ममालिक में, सब मैं अगेन यूरोप की मिसाल देता हूँ, वहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक में किसी में 5 साल है, किसी में 6 साल है, या 5 साल या 6 साल तक अगर आपके पास वहाँ पे लीगल वर्क परमिट है तो वो आपको नेशनलिटी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को वो रख सकते हैं, आप अपने आप को यानी कि आप हुकूमत से कोई पैसे नहीं ले रहे और आप उनकी इकॉनमी में बेनिफिशियल है। अगर आप वहाँ पे, इसीलिए ना कई जगहों पे आपने सुना हुआ कि वो आए, हम आपको नेशनलिटी दे रहे हैं, आप पैसा लेके और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो ये वो तरीके हैं जिनकी वजह से और ये नेचुरलाइजेशन है, ये है नेशनलिटी थ्रू नेचुरलाइजेशन। फिर नेक्स्ट है रिजम्पशन। रिजम्पशन का मतलब ये कि किसी ने कोई अपनी नेशनलिटी खो चुका हो किसी वजह से, तो वो रिज्यूम कर सकता है। सब्जुगेशन का मतलब ये कि जिस तरह हमने पहले पढ़ा है सब्जुगेशन का टॉपिक, कि भाई किसी ने दूसरे मुल्क पे हमला कर लिया, उसको डिफीट करके उस पर कब्जा कर लिया, तो अब नए मुल्क की नेशनलिटी जो है वो लोग एक्वायर करेंगे। सेशन हो गया, वंस इट इज सीडेड इनटू अ टेरिटरी सीडेड इनटू अनदर स्टेट, तो उस टेरिटरी में जो लोग हैं वो उस नई स्टेट की नेशनलिटी ले लेंगे। बाय ऑप्शन का मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं तो उनमें से आप एक को जो है नेशनलिटी ले लें और दूसरी को आप रद्द कर रहे हैं। जिस तरह के लोग जब जाते हैं किसी दूसरे मुल्क में तो कहते हैं जी कि हमने पुरानी नेशनलिटी छोड़ देनी है, यानी कि अगर फ़र्ज़ किया कोई जर्मनी गया, उसने कहा मैंने पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़ देनी, इसको क्योंकि उसके पास ऑप्शन आ गई है मैं जर्मन नेशनलिटी एक्वायर करना चाहता हूँ। जब वो जर्मन नेशनलिटी का अहल हो जाएगा तब रजिस्ट्रेशन, दैट इज़ बाय ऑब्जर्विंग कंसर्न लॉज, ये भी एक तरीका है नेशनलिटी हासिल करने का। रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड होने के जो मेयार है वो भी अगेन स्टेट लॉ का अपना होगा। यानी क्योंकि याद रख लें इन सारी बातों में जो मैं बात कर रहा हूँ वो है कि जो वही बात कि इट इज़ दी प्रोरोगेटिव ऑफ द स्टेट कि वो नेशनलिटी के क्या लॉज बनाती है, लेकिन जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो यूनाइटेड नेशंस ने हमें दिए हुए, जो हमने पहले पढ़ा। लॉस ऑफ नेशनलिटी ये है कि जो फॉरेन नेशनलिटी अगर आप ले लें तो आप अपने मुल्क की आपको नेशनलिटी छोड़नी पड़ जाती है जो आपकी प्रीवियस नेशनलिटी है। अगर सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस में आप इन्वॉल्व हो जाएं तो नेशनलिटी जो है आपकी ख़त्म की जा सकती है। लेकिन बहरहाल फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम की, जैसे मैंने ये मिसाल दी आपको, ये पहले इस तरह होता था लेकिन अब वहाँ पे भी ये नहीं होता। वो कहते हैं नहीं, नेशनलिटी आप कैंसिल ना करें, बेशक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस है। इसमें सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस में यही होता था कि डकैती होगी या कत्ल वगैरह हो गया, मर्डर वगैरह। फ्रॉडुलेंट मीन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने फ्रॉड करके नेशनलिटी हासिल की है तो उसको वो फ्रॉड अगर पकड़ा गया तो फिर वो नेशनलिटी कैंसिल कर देंगे। जिस तरह के डेनमार्क, फिनलैंड और नेदरलैंड्स ने 2002 से इस तरह की बनाई हैं वहाँ पे लॉज के आपके फ़्रॉड को पकड़ा जाए। ये फ्रॉड हमने देखा है इर्द गिर्द कि किस तरीके से स्पेशली मैरिजेज़ में जो फ्रॉड होता रहा है, पेपर मैरिज हो गया या इस तरह कई दफ़ा वो ऐसे रिलेशनशिप्स निकले हैं कि इंग्लैंड में एक केस था जिसमें एक मर्द ने जो है आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि अपनी बहन को अपनी बीवी शो किया हुआ था उधर टू गेट द नेशनलिटी। सो यू कैन सी दैट कि ये कैसा, मतलब किस तरह के फ्रॉड होते रहे। टेररिज्म एंड क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट, यूके, डेनमार्क और नेदरलैंड्स की गवर्नमेंट ने इस तरह की प्रोविजंस रखी हैं कि जिसमें अगर उनकी स्टेट के ख़िलाफ़ कोई करता है काम
तो उसकी नेशनलिटी को वो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये होता बहुत कम है। बाय रिलीज लॉ प्रोवाइड दैट सिटीजन में लूज द नेशनलिटी बाय रिलीज, यानी ये वही है जब आप एक तरह से ऑप्शन ले रहे हैं कि अपनी नेशनलिटी को से दस्तबरदार हो रहे हैं। डेप्रीवेशन, अब कुछ स्टेट्स में ऐसे है कि अगर आप, जिस तरह कि यूएस में ऐसे है कि अगर आपने दूसरे मुल्क की आर्मी में अगर आपने एम्प्लॉयमेंट इख्तियार किया तो आप उस मुल्क के नेशनल नहीं रहेंगे। ये सिर्फ यूएस नहीं, और भी कई ममालिक में इस तरह से है। इस तरह से फिर आपको डिप्राइव कर देते हैं नेशनलिटी से। एक्सपायरेशन, एक्सटेंडेड रेजिडेंस अब्रॉड कैन बी अ कॉज बट इट इज़ नॉट सो मच प्रैक्टिकेबल। नो, ये ऐसे जैसे अगर नेशनलिटी दे दी गई लेकिन आप बहुत अच्छे से बाहर रह रहे हैं तो आपकी नेशनलिटी को वो ख़त्म कर दें। रिनंसिएशन, अगेन इट्स द सेम थिंग, ऑलमोस्ट लाइक रिलीज़ है। ये भी रिलीज़ करने का एक तरीका है कि आप अपनी नेशनलिटी को खुद ही फॉरगो कर रहे हैं और ख़ुद ही कह रहे हैं कि मैं इस मुल्क का नेशनल नहीं रहना चाहता। सब्स्टिट्यूशन में आप बेसिकली ये इट्स अ काइंड ऑफ एन ऑप्शन कि अगर कोई शख्स जो है वो दूसरे मुल्क की नेशनलिटी लेता है तो फिर अपनी पहली नेशनलिटी को वो उसको खोना पड़ता है। इसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन। देखिए ना, जब कहीं पे नेशनलिटी नई नेशनलिटी ले रहा है तो पिछले मुल्क से नेशनलिटी उसकी वो लॉस भी तो हो रहा है ना। तो ये सिंपल वही तरीका है जो एक्विजिशन का तरीका है। आप एक चीज़ एक्वायर करें तो दूसरी तरफ से आप लूज़ कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनलिटी? इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनलिटी इज इंटाइटलमेंट टू डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। जो डिप्लोमेट्स को इम्यूनिटी देते हैं वो ज़ाहिर बात है वो भी तो किसी मुल्क के नेशनल हैं तो उनको इम्यूनिटी मिलती है। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिटरमिन्ड, हमने स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का टॉपिक पढ़ा था कि जिसमें स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कैसे एट्रीब्यूशन हो गया उसका, वो नेशनलिटी की वजह से ही पता चलता है कि कैसे उनको आपने रिस्पॉन्सिबल ठहराना है। स्टेट नॉर्मली डोंट रिफ्यूज़ टू टेक बैक देयर ओन नेशनल्स। जब सुनते हैं ना आपके डिपोर्ट किया गया जी, इतने जो है वो पाकिस्तानी डिपोर्ट हो गए, तो वो क्या होता है बेसिकली, वो डिपोर्ट करने के बाद आपने उनको जब आपको ये पता है कि वो पाकिस्तानी, तो यू कैन नॉट रिफ्यूज़ देम टू इंटर देयर ओन कंट्री। आपने उनको अपने मुल्क में लाना ही लाना होता है। और ये ऐसे ही होता है। नेशनलिटी, इम्पोर्ट, एलिजियंस, आपकी देखे ना, ये आपकी एक जिस तरह हमने कहते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए हर शख्स की जज्बात होते हैं। तो बेसिकली ये आपकी वफादारी को जाहिर करता है कि नेशनलिटी जो है बेसिकली आपकी वफादारी है। एनिमी स्टेटस इज डिटरमेंट। एनिमी स्टेटस ये मसला इस था कि अगर पाकिस्तान और इंडिया में जंग हो तो हमने इंडिया को एनिमी डिक्लेयर किया है, तो जितने इंडियन नेशनल्स होंगे पूरी दुनिया में तो हमने बेसिकली उनको एनिमी करैक्टर दिया होता है कि भाई हो सकते हमें इनसे ख़तरा हो सकता है, इवन दो वो एक्टिवली वॉर में पार्टिसिपेट ना कर रहे हों, लेकिन हमारे लिए वो एनिमी करैक्टर होता है। तो ये एक एनिमी स्टेटस होता है। इसको एनिमी स्टेटस बेसिकली नेशनलिटी से डिटरमिन होता है। पर्सनल जुरिस्डिक्शन, हमने स्टेट जुरिस्डिक्शन के टॉपिक में पर्सनल जुरिस्डिक्शन का पढ़ा था, जिसमें पैसिव नेशनलिटी प्रिंसिपल था और एक्टिव नेशनलिटी प्रिंसिपल था। कि वो ये था कि अगर आपका नेशनल कोई भी गलत काम किसी दूसरे मुल्क में करता है तो आपके पास ये आपकी जुरिस्डिक्शन बनती है क्योंकि वो आपका नेशनल है। तो ये स्टेट जुरिस्डिक्शन के टॉपिक में आप जाके देखें, मैंने वो उसकी भी एक वीडियो अपलोड हुई है जिसमें पर्सनल जुरिस्डिक्शन में एक्टिव नेशनलिटी प्रिंसिपल है और पैसिव नेशनलिटी प्रिंसिपल है। कि इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि नेशनलिटी का जो टॉपिक है वो कितना इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल लॉ में। So guys, this was the whole presentation regarding nationality, the importance of nationality, how to acquire the nationality, what are the problems क्या है नेशनलिटी के, जो क्योंकि ये क्वेश्चन उस तरह से नज़र आसान आता है लेकिन इसके जो प्रॉब्लम्स है नेशनलिटी के वो काफ़ी मुश्किल होते हैं। So I hope this was fruitful for you, and if you have any question for me you can ask me through WhatsApp number. Thank you so very much.